हेलो एवरीवन। चलिए आज पॉलिटी का एक लेक्चर देखते हैं जिसमें जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेम्बल से रिलेटेड हो, जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड हो, फंडामेंटल राइट्स से हो, फंडामेंटल ड्यूटीज से हो, या फिर जुडिशियल ओवररीच से हो, ये सारे के सारे केस हम लोग एक जगह देखते हैं। डेफिनेटली हर अल्टरनेट या हर साल एक क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में और मेंस में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के केस को अगर वहां पे मेंशन करोगे तो एक ना एक आपको एक्स्ट्रा एज जरूर मिलता है एग्जाम। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो है वो हम लोग देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब है कि जुडिशियल ने पार्ट लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में और अपना एक्टिविटी दिखाया सो दैट उसमें चेंजेस लाया और हमें सीखने को मिला है कि इसका ये भी मतलब होता है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर इज अ जुडिशियल एक्टिविज्म ड्यू टू जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, पहला जो केस है वो है नीलावती बेहरा केस। ठीक है, इसको समझते हैं। नेसेसरी कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर एज इट वायलेट्स आर्टिकल 21। तो मुझे बताओ आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, ठीक है, और आप बात समझो, जब भी आर्टिकल्स का याद आएगा, आपको सामने दिखेगा, तो आपको सबसे पहले क्या मेंशन करना है? वो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है या डीपीएसपी है, ये ध्यान पे रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हुसैन खातून केस। ठीक है, तो केसेस ध्यान पे रखना है। अगर आपको पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर या जुडिशियल एक्टिविज्म, तो आपको याद होना चाहिए तो अच्छा ये केस इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन ऑफ द लोकस स्टैंडाई फ्री लीगल एड लेटर इंटीग्रेटेड एज आर्टिकल 39A। 39A क्या है दोस्तों? ये आपका डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी में क्या है ये आप सर्च करो और मैं एक यहाँ पे बता देता हूं कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपका डीपीएसपी होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक वर्ड लोकल स्टैंडाई आ गया। हो सकता है आपके लिए नया हो, मे बी आपके लिए नया वर्ड हो, नया वर्ड होना नहीं चाहिए। लोकल स्टैंडाई मतलब होता क्या है कि अगर आप कोर्ट में गए हो और आपको खुद अपने केस में वहां पे स्टैंड लेना है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्टैंडाई अप्लाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीआईएल। पीआईएल मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये कब होता है? जब कोई एक प्रॉब्लम मास पॉपुलेशन के लिए है, तब लोकल स्टैंडाई अप्लाई होता है। ठीक है, तो लोकल स्टैंडाई पीआईएल अप्लाई होता है। तो पीआईएल के केस में क्या होगा? लोकल स्टैंडाई की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर मास का प्रॉब्लम है तो कोई एक बंदा खड़ा होगा ना उसको बताने के लिए। ठीक है, तो वहां लोकल स्टैंडाई अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये केस क्या बोलता है? आर्टिकल 39A के ऊपर बोलता है। ठीक है, अश्वनी उपाध्याय केस, पार्टीज मस्ट पब्लिश क्रिमिनल केसेज, पार्टीज मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट एंड पब्लिश रीजन फॉर सिलेक्टिंग देम। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को बताना पड़ेगा कि जो भी किसी को आपने टिकट दिया है, उसको जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेज है, उसको आपने क्यों दिया है टिकट। ठीक है, तो ये अश्वनी उपाध्याय केस के थ्रू आपको बताया गया है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, राइट टू नो इज अ फंडामेंटल राइट। हम क्यों वोट दें आपको? ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि आपको न्यूज़पेपर में एटलीस्ट 3 न्यूज़पेपर आपको बताना भी है कि क्या क्या केसेज है। ठीक है, और कोई अगर आए मेरे से वोट मांगने तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्रिमिनल केसेज है। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो केस है अर्जुन गोपाल केस, बैनिंग फायरवर्क्स इन दिल्ली विद द एक्सेप्शन। फायरवर्क्स जानते हो जो आप दीपावली के टाइम में होता है। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सबरीमाला केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, एससी अलाउइंग एंट्री ऑफ वुमेन इनटू टेंपल अगेंस्ट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। सबरीमाला केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा वुमेन को, इसके ऊपर बातें हुई कि वुमेन को अलाउ करना चाहिए। ठीक है, मंदिर के अंदर। ठीक है, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है? देखो, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मतलब होता है ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिस जो एसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको मंदिर में जाके पूजा करना है, दैट इज आवर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मोहम्मदम को शुक्रवार को नमाज पढ़ना है, दैट इज द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो कभी कभी होता क्या है ना कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है तो वो कभी कभी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ भी होता है। क्यों? कोई ऐसा है कि जब वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स जब पीरियड्स में होती है तब उसको नहीं अलाउ किया जाता है कि आप जाओ ड्यू टू सम अदर रीजन। ठीक है, और नहीं होता है तो उस समय क्या होता है कि नहीं आप जा सकते हो, आपके पास फंडामेंटल राइट है। तो वहां क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा कि आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर बात आ गई। ठीक है, तो मीडिएट वाला बात होना चाहिए, कभी भी जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज गुड, जुडिशियल ओवररीच नॉट गुड। ठीक है, अब उसके बाद देखिए केशव नंदा भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग सब जानते हो बेसिक स्ट्रक्चर से,
लेकिन ये जुडिशियल एक्टिविज्म में भी आता है, ये भी ध्यान पे रखना। ये प्रियम्बल में भी आता है, अभी दिखाएंगे, ठीक है। क्रिएटेड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, पीआईएल एज इनोवेशन, पीआईएल आपको पता ही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। वेल और सिटीजन वेलफेयर फोरम केसेस, इसमें एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इससे ज्यादा आपको ध्यान पे नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद बबीता पुनिया केसेस, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्म फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या बोला गया कि जो वुमेन है उसके लिए परमानेंट कमीशन देना चाहिए आर्म फोर्सेस में, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हो, आर्म फोर्सेस अगर एक स्टेटमेंट भी दे दिया तो आपको पता होना चाहिए बबीता पुनिया केस से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विनीता शर्मा केस, डॉटर हैव द इक्वल राइट टू इनहेरिट हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। जो डॉटर है उनके पास इक्वल राइट है, जैसा एक सन के पास है वैसा ही डॉटर के पास भी ऐसा है हिंदू एक्ट के थ्रू, ठीक है। इसमें पता है। अब जुडिशियल ओवररीच देखते हैं, ओवररीच मतलब जहां जुडिशियल एक और स्टेप बढ़ गए, जहां तक उनका एक सीमा उसको भी एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है। सबरीमाला केस पढ़ लियो, ऊपर वही चीज है, क्योंकि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ बात करें, वुमेन्स को अलाउ करने दो, समथिंग रिलीजियस प्रैक्टिस होना चाहिए ना, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो कभी भी जो भी आपका रिलीजियस है ना वो फेथ पे चलता है, रिलीजियस ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, नॉट द लॉजिक, ठीक है। श्याम नारायण चौधरी केस, नेशनल एंथम मैंडेटरी बिफोर फिल्म स्क्रीन, आप देखते होगे अब जो फिल्म देखने जाते होगे तो फिल्म स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम होता है, तो ये मैंडेटरी है। अब आप सोचो नेशनल एंथम फंडामेंटल राइट में आता है या फंडामेंटल ड्यूटीज में है, ठीक है। तो मैं बता दूं ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अराइव सेव सोसाइटी केस, एससी बैन सेल ऑफ लिकर 500 मीटर फ्रॉम द नेशनल हाईवे, ये भी बहुत बड़ा केस है। इसमें क्या बोला गया था बच्चों, इसमें बोला गया था कि जो भी हाईवे है, हाईवे से आपको 500 मीटर के अंदर ही आपको लिकर का शॉप होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है, रोड केस बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। 2G स्पेक्ट्रम केस, अब ये जुडिशियल ओवररीच क्यों था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी का जो बिजनेस है, राइट है बिजनेस करने का, उसके ऊपर बातें कर रही है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। एससी कैंसल द एलोकेशन एज सेड ऑल द नेशनल एसेट टू बी एलोकेटेड बाय ऑक्शन स्टेपिंग इनटू द एग्जीक्यूटिव डोमेन। देखो कोई भी जो ऑक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो एग्जीक्यूटिव है ना, हु इज एग्जीक्यूटिव, दो तीन चीजें होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है क्या होता है जुडिशरी, ठीक है। तो जो आपका लेजिस्लेटिव है वो कौन है, एमपी एमएलए, दोज हु फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव होते हैं एमपी एमएलए। उसी एमपी एमएलए में कुछ क्या बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है, एजुकेटिव तो है, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी बनते, ये किसका काम है, एजुकेटिव का है ना। एजुकेटिव भी दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट एजुकेटिव, एक होते हैं नॉन परमानेंट, जिनका 5 साल बाद इलेक्शन होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन है, काउंसिल मिनिस्टर, ये भी एजुकेटिव है, लेकिन परमानेंट नहीं है ना। परमानेंट कौन होंगे, ब्यूरोक्रेट्स आर ऑल्सो एजुकेटिव, लेकिन वो परमानेंट है, वो परमानेंट एजुकेटिव है, ठीक है। ये बात ध्यान पे रखना, दे आर ऑल्सो एजुकेटिव, लेकिन वो परमानेंट है, ठीक है, क्योंकि उनका जॉब तो जाएगा नहीं ना, जॉब जाएगा जब रिटायर होंगे, लेकिन 5 साल बाद उनको तो रिजल्ट टेस्ट नहीं देना है, इलेक्शन टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, गोलकनाथ केस, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव and constitutional power of the parliament, 24th amendment and article 360 says that the judicial can't review the amendments। तो मतलब देखो आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 क्या है, जिसके थ्रू पार्लियामेंट पावर यूज करता सो दैट अमेंड द थिंग, ठीक है, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 में मेंशन है कि आप अमेंड कर सकते हो, ये पता होना चाहिए आर्टिकल 368 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आर्टिकल 368 को यूज करके क्या हम फंडामेंटल राइट को भी कर सकते हैं, या आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ो ना तो नैरो पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो, एक लिंक खोल के पढ़ो कि आर्टिकल 368 हम कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। जब भी अमेंडमेंट ध्यान पे है तो ये सोचो कि अमेंडमेंट में कौन सा मेजोरिटी का यूज होगा, सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी। तो ये सब चीजें जब आप सोचने लगोगे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनने लगेंगे। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू जरूर लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केशव नंदा भारती केस, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर से है। गोलकनाथ केस ये भी बेसिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये दोनों याद रखोगे, बेसिक स्ट्रक्चर आएगा और ऑप्शन रहा केशव नंदा भारती और गोलकनाथ केस, तो आप बिल्कुल नहीं सोचोगे कि गोलकनाथ केस तो होगा ही नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब केशव नंदा भारती नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब केशव नंदा भारती भी, गोलकनाथ केस भी। लैंडमार्क जजमेंट था, जरूर था केशव नंदा भारती का, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली मेंशन किया गया इस चीज को, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट केस है। मिनर्वा मिल ये भी इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो इतने सारे अमेंडमेंट हुआ इसमें, इसलिए बोला जाता है। स्ट्रॉक डाउन बिकॉज इट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, कांट यूज इट्स लिमिटेड पावर टू अमेंड टू गिव इटसेल्फ अनलिमिटेड पावर, ठीक है। इसको स्ट्रॉक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब पार्लियामेंट के पास इतना पावर नहीं है ना, लिमिटेड पावर टू अमेंड
जो बहुत ज्यादा इतना पावर भी नहीं है, आप मतलब जुडिशरी का कहना है कि आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप हर चीज को आप चेंज कर दो, ठीक है। कि उस समय इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था, ठीक है। उस समय आप देखो तो इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी के टाइम में मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पता ही नहीं था कि रिटेल लेटर भी होना चाहिए, उन्होंने मुंह से बोला, प्राइम मिनिस्टर ने उनको लगाना पड़ा, ठीक है। और उस समय क्या हुआ था कि किसी को पता ही नहीं था ये होता क्या है, क्योंकि हम लोग का 25 से 26 साल ही हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने का, ठीक है, 1950 के बाद। तो ये चीजें जो था ना, इसी चीज के थ्रू जुडिशियल एक्टिव हुआ। एक्टिज्म इज समथिंग जो जुडिशियरी एक्टिव हुआ, ठीक है। और एक्टिव होते ही क्या कह रहा उन्होंने, चीजों को समझा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं कर सकते हो, अगर आपको इमरजेंसी लगाना है शुड बी रिटेन में होना चाहिए। तो इस चीज को आप समझो, जब आप समझने लगोगे सुप्रीम कोर्ट के इतने केसेस क्यों आए। एक बार सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं ये गलत है, ये सही है, आगे मैं दिखाऊंगा। एक बार बोला कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार बोला पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को खुद समझने में टाइम लग रहा था ना कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ, तब ने इतने सारे अमेंडमेंट हुए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आइडो कोलियो केस। आपको याद क्या रखना है इसमें, देखो आपको याद रखना है बेसिक मतलब गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स और आइडो कोलियो केस। ऑल लॉज सील्डेड by the 9th schedule are subject to the test of article 14, 19 and 21। देखो सबसे पहला बात ये समझो, जब भी 9th शेड्यूल आएगा तो 9th शेड्यूल क्या है, 9th शेड्यूल के अंदर जो भी केसेस होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कब नहीं होगा, क्या वो वायलेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके खिलाफ आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। बेसिक स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखते हुए ही एजुकेटिव को, पार्लियामेंट को वर्क करना है। इस केस के थ्रू यही बताया गया कि आप आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 19 को वायलेट नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 21 को वायलेट नहीं कर सकते हो। ये टेस्ट आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है, ये आर्टिकल 14 कहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडीएम जबलपुर केस, मोस्ट नोटोरियस केस इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, ठीक है। एडीएम जबलपुर केस में क्या हुआ था, जितने भी रिट्स है स्टैंड सस्पेंडेड अंडर इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के अंदर राइट टू लाइफ भी नहीं है एडीएम जबलपुर केस, ठीक है। लेकिन जैसे जस्टिस पुट्टास्वामी केस आया 2007 में, ठीक है, ओवर रूल द एडीएम जबलपुर, राइट टू लाइफ एग्जिस्टेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको जीने का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बता रहा है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता तो जीने का अधिकार था ही नहीं। जीने का अधिकार तो सबके पास है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आया उससे पहले भी तो राइट टू लाइफ था, लेकिन एडीएम जबलपुर क्या कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस है, जब मान लो इमरजेंसी लगा हुआ है, तो उस समय आप नहीं हो सकता, आर्टिकल 21 नहीं एंजॉय कर सकते हो, राइट टू लाइफ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसमें बताया कि राइट टू लाइफ इज द फंडामेंटल राइट, ठीक है, मेंशन अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। ये भी आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। तो राइट टू लाइफ कहां मेंशन है, आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो आप देखो कि इमरजेंसी के लिए 2 केसेस है, एडीएम जबलपुर और आपका पुट्टास्वामी केस, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रियम्बल, अब समझो बेरूबाड़ी यूनियन केस। बेरूबाड़ी एक टेरिटरी था जो पाकिस्तान में था, इंडिया में था, पाकिस्तान को देने की बातें थी, वो अलग हिस्ट्री है, यहां नहीं पढ़ेंगे। बस ये समझो जब प्रियम्बल का बात आया तो बेरूबाड़ी यूनियन में क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कह रही है प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल, प्रियम्बल इज द कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप बुक खोल रहे हो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, जो भी चीजें लिखा हुआ है कंटेस्ट क्या है, चैप्टर के बारे में बताता है। ये तो प्रियम्बल है, ये तो प्रियम्बल बताता है अपने को कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां बोला गया ये पार्ट ही नहीं, और बुक का कंटेस्ट पार्ट नहीं हो सकता क्या, सुप्रीम कोर्ट उस समय सोच ही रही थी, जुडिशियल एक्टिविज्म हो ही रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आया केशव नंदा भारती। देखो केशव नंदा भारती यहां भी है, तो यही ध्यान पे रखना है, केशव नंदा भारती को आप सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हो तो मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो केशव नंदा भारती का मतलब ये है कि प्रीवियस व्यू ओवरटर्न, जो भी व्यू था सुप्रीम कोर्ट को उसको ओवरटर्न किया गया, और प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं इसलिए केशव नंदा भारती को प्रियम्बल परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। आप बोलोगे कि उन्होंने तो जुडिशियल रिव्यू की बातें किया, उन्होंने तो बेसिक स्ट्रक्चर की बातें किया, वो तो हम देख ही रहे, लेकिन प्रियम्बल पे क्या उनका कमेंट था, मतलब यहां पे ये साफ साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला उसको बाद में चेंज भी किया गया, ठीक है। एलआईसी केस क्या है, अगेन हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एलआईसी के केस में भी बोला गया, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट केस है, अगर आपको पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेंशन अबाउट द प्रियम्बल, बेरूबाड़ी यूनियन, केशवानंद भारती, एलआईसी केस, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, लेकिन अब नहीं होगे, इसको ध्यान पे रखोगे तो, ठीक है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, केरला एजुकेशन बिल, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एफआर एंड डीपीएससी गो हैंड इन हैंड। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो आपका फंडामेंटल राइट है डीपीएसपी है। मैं 2 केस बताता हूं, डेफिनेटली उसको पढ़ना। आर्टिकल 31C राइट बता रहा हूं, 39B एंड 39C, और इसका हिस्ट्री पढ़ना, आपको समझ में आएगा। बहुत बार कोशिश किया गया है कि फंडामेंटल राइट जो है अंडर आर्टिकल 14, 19, 21, इसको ये जो आर्टिकल्स है उसको क्या कर दिया गया कि उसके बियॉन्ड काम किया गया। देखो कभी भी आप देखोगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी 2 ऐसी चीजें हैं जो एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। डीपीएसपी इज द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन टू द स्टेट, ये साफ साफ बताता है, और फंडामेंटल राइट इज द निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। क्यों निगेटिव? कि फंडामेंटल राइट है, मुझे ये करना है, तो गवर्नमेंट के लिए तो निगेटिव ऑब्लिगेशन है ना, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी में कुछ ऐसी चीजें मेंशन है जो जैसे वेलफेयर की बातें होती है, तो डीपीएसपी के थ्रू स्टेट वेलफेयर करती है, लेकिन स्टेट के पास फंड ही नहीं है, तो वेलफेयर कैसे करेगी? इसलिए नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। तो समझो बात, जब भी ये बात आएगा तो इस केस के थ्रू क्या किया, इस इश्यूज के थ्रू क्या किया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, उसको फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाला गया अंडर आर्टिकल 300A। इसमें मेंशन किया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में होता तो डीपीएसपी उसको वायलेट नहीं कर सकता था, इसलिए उसको वहां मेंशन किया गया है। इस चीज को समझो, इसलिए केरला एजुकेशन बिल कहता है कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स गो हैंड इन हैंड, ठीक है। चलो फिर से आ गया मिनर्वा मिल केस, लॉज अंडर आर्टिकल 31C, ठीक है, प्रोटेक्टेड ओनली इफ मेड टू इम्प्लीमेंट अंडर 39A 39B। तो जरूर इसको पढ़ो, ठीक है, जरूर इसको पढ़ो, डेफिनेटली जाके पढ़ो। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली इस चीज को नेक्स्ट जब मैं स्टैटिक पार्ट लूंगा, अगला स्टैटिक पार्ट, तो इस चीज को पढ़ाऊंगा मैं कि 39B 39C क्या बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओल्गा टेलिस केस, डीपीएसपी आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द नेशन, आपको फंडामेंटली कैसे वर्क करना डीपीएसपी बताता है। SC/ST का वेलफेयर, ठीक है, नेशनल एंथम में खड़ा होना है, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, ये सब डीपीएसपी का बोलता है। जो भी सोशल वेलफेयर है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक वेलफेयर है, सबका सब डीपीएसपी में मेंशन है। क्यों मेंशन है? इसलिए मेंशन है कि अगर फंडामेंटल राइट में मेंशन हो जाता तो स्टेट के पास पैसा नहीं है, आप बोलते कि आपको करना पड़ेगा, डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए डीपीएससी में मेंशन किया गया, सो दैट ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, जिस हिसाब से फंड होगा, जिस हिसाब से फंड होगा, उस हिसाब से वेलफेयर काम होगा, ठीक है। डालमिया सीमेंट केस, डीपीएसपी आर द कंसियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसियस मतलब इनर हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक कुमार ठाकुर केस, डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल डजंट मीन दे आर सबऑर्डिनेट। मैंने बोला डीपीएसपी नॉट इन्फोर्सेबल है, क्यों नॉट इन्फोर्सेबल है? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सेबल हो जाएगा तो सारे चीज जो मेंशन वो एकदम अप्लाई होना चाहिए। क्यों? अगर नहीं अप्लाई होगा तो फिर तो आप वायलेट करो कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन नॉट इन्फोर्सेबल, क्योंकि अगर फंड नहीं होगा तो कहां से वेलफेयर होगा। इसलिए बोला कि डीपीएसपी अगर इन्फोर्सेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबऑर्डिनेट हो गया, इसका मतलब उसको दिमाग पे नहीं रखना। जब भी आप वेलफेयर स्कीम लाओगे तो डीपीएसपी को माइंड पे रखना है, वो सबऑर्डिनेट नहीं हो गया अगर इन्फोर्सेबल नहीं है तो। किस केस में बोला गया? अशोक कुमार ठाकुर केस में। आर्टिकल 46 सेज दैट मस्ट बी एंडेवर टू प्रमोट इंटरेस्ट SC/ST एंड अदर वीकर सेक्शन। वही मैं कह रहा हूं कि SC/ST वेलफेयर सबके बारे में डीपीएसपी में मेंशन है, गो थ्रू दैट। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में याद कर लो, ठीक है, एकदम याद हो जाएगा 2-3 बार। उसके अंदर पढ़ो क्या क्या, उसके अंदर ये पढ़ो कि डीपीएसपी में कुछ चीजें आपको गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, कुछ लिबरल प्रिंसिपल है। अगर विलेज पंचायत होगा तो क्या होगा, विलेज पंचायत होगा क्या होगा, गांधीयन प्रिंसिपल होगा। आर्टिकल 44 यूसीसी, मैं एक हिंट देता हूं, दिस में भी पोटेंशियल क्वेश्चन। आर्टिकल 44 किस में मेंशन है? डीपीएसपी में। ये कौन सा थॉट पे है? लिबरल थॉट पे है, गांधीयन थॉट पे है, या सोशल थॉट पे है? ये सोचो, ये लिबरल थॉट पे है, ये आना चाहिए, ये एग्जाम में पूछेगा। ये नहीं पूछेगा आर्टिकल 44 क्या बोलता है, बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को समझते हैं, इसके रिलेटेड केस को, केशवानंदा भारती केस। कनेक्टेड टू आर्टिकल 14, 19, 21 इंट्रोड्यूस टेस्ट ऑफ रिजम्बलेंस, ठीक है, तो ये भी ध्यान पे रखना, किस केस के थ्रू रिजम्बलेंस को ऐड किया गया, ये ध्यान पे रखना। नेक्स्ट, पुट्टास्वामी केस, यहां भी पुट्टास्वामी केस है। पुट्टास्वामी केस क्या बोलता है? टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस एंड प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। उसके बाद अनुराधा बेसिन केस, अनुराधा बेसिन केस है,
ठीक है। अनुराधा बेसिन केस है। इंटरनेट यूज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर भी केसेस आए क्योंकि इंटरनेट ऐसा चीज है कि वो बेसिक एम्यूनिटीज कह सकते हैं लाइफ का, ठीक है। लाइफ अगर चलना है तो इंटरनेट का जरूरी है, विदाउट इंटरनेट कुछ भी नहीं है आज की डेट में, ठीक है। तो इसमें बोला कि अनुराधा बेसिन केस में इंटरनेट यूज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 एंड एफआर bans under section 144 CRPC full assembly ban should be stand test for proportionality, मतलब एक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट होना जरूरी है अगर आप बैन करो। जैसे एग्जांपल जम्मू कश्मीर में इंटरनेट 3-3 महीने तक बंद होती है, ह्यूमन राइट भी हल्ला उठाते हैं, फंडामेंटल राइट भी वॉलेट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सुब्रमण्यम स्वामी केस, एससी अपहेल्ड द क्रिमिनल डिफेमेशन अंडर सेक्शन 40, अपहेल्ड कर दिया डिफेमेशन केस के बारे में। विजय इमरल केस नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइम सिनेमा केस, एक्सेस टू इंटरनेट बेसिक राइट ऑफ केरला हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट ने मेंशन करा। तो 2 केस आपको फंडामेंटल राइट के ऊपर तो ये केस है ही, उसके साथ साथ ये समझना है कि फाइमा श्रीम केस और आपका अनुराधा बेसिन केस इंटरनेट से रिलेटेड, राइट टू इंटरनेट, तो ये भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 क्या मेंशन करता है? एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन किसके लिए? किसके लिए? लेजिस्लेटिव लोगों के लिए, ठीक है। कीटो होलॉन केस, शेड्यूल 10 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। शेड्यूल है ना, शेड्यूल क्या है? शेड्यूल 1 से 12 तक क्या है पता होना चाहिए ना। शेड्यूल क्या है? ऐसी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है वो शेड्यूल में मेंशन है, क्योंकि शेड्यूल ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल में मेंशन है मतलब आर्टिकल्स के अंदर मेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए शेड्यूल में मेंशन कर दिया, ठीक है। केशव सिंह केस, पार्लियामेंट शुड क्रिएट एन इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल फॉर एडजुकेटिंग डिस्प्यूट अंडर सुप्रीम शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 के केसेस जो है उसके लिए पार्लियामेंट को अलग से ट्राइब्यूनल बैठाना चाहिए, ठीक है। ये बातें करता है कैसे न सीखने। कर्नाटक एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस, तो जब भी एमपी एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन आएगा ड्यू टू एंटी डिफेक्शन, तो वो किसके अंदर मेंशन है? शेड्यूल 10 के अंदर। उसके रिलेटेड जो केसेज है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एससी सेड स्पीकर हैज द राइट टू डिस्क्वालीफाई बट कैन नॉट सेट टर्म। स्पीकर को राइट है डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी बहुत सारे कांग्रेस के एमपी को डिस्क्वालीफाई किया स्पीकर ने, ठीक है। अभी रिसेंट का केस है 2-3 महीने पहले का, ठीक है। एससी सेड स्पीकर हैज द राइट टू डिस्क्वालीफाई बट कैन नॉट सेट अ टर्म। एक टर्म आप सेट नहीं कर सकते हो कितने दिन के लिए, लेकिन डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्वालीफाई मेंबर एलिजिबल टू फाइट बाय इलेक्शन, लेकिन जो डिस्क्वालीफाई है वो बाय इलेक्शन खड़ा हो सकता है, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन, डिस्क्वालीफाई किसको किया गया था? राहुल गांधी को, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना है। डिफेक्टर शुड नॉट बी अलाउड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस रिमाइंडर ऑफ द टर्म। जो भी डिफेक्टर वो ऑफिस में नहीं बैठ सकते, पॉलिटिकल ऑफिस में, ठीक है, ये बता रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर, किसका सेपरेशन ऑफ पावर? जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से, फिर लेजिस्लेटिव का जुडिशरी से। ये क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। जब भी आपका जुडिशियल ओवररीच हुआ, इसका क्या मतलब है? सेपरेशन ऑफ पावर वायलेट हुआ, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वायलेट तो हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? आर्टिकल 50 किसके अंदर होगा? अभी बताया 36 से 51 डीपीएसपी। स्टेट मस्ट टेक स्टेप टू इंश्योर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, आर्टिकल 50 के ऊपर, तो ध्यान पे रखना है। आर्टिकल 50 बोलता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, टिल 2016 17 out of 100 retired SC judges had taken up job as a quasi judicial body, extra judicial, ठीक है। भीम सिंह केस, SC held that the strict separation of power is neither possible nor desirable। स्ट्रिक्ट सेपरेशन, इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है भी नहीं, होता तो जुडिशियल ओवररीच कैसे होता, ठीक है। सेइंग दिस SC upheld the validity of the MP-LLA स्कीम, ठीक है, अपहेल्ड किया MP-LLA स्कीम का, इसके बारे में बोला। सेकेंड जज केस, 3 जज केसेस हुआ था। सेकेंड जज केस में क्या बोलता है कि इट केस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी टेक्स द प्रेसिडेंस। तो जब अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेकेंड जज केस में मेंशन है कि जब भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में होगा, ठीक है, क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, तो हम किसको प्रेसिडेंस देंगे? जुडिशरी को देंगे। कलिजन सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ। कलिजन सिस्टम क्या है? जिसके थ्रू जज अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर जज अपॉइंट देमसेल्फ, ठीक है, ये बात ध्यान पे रखना, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला केस, 2 जज बेंच सेड दैट जुडिशरी कैन नॉट टेक रोल ऑफ द इंटरिम पार्लियामेंट व्हेन द रिलेवेंट पोजीशन आर मिसिंग। ये चीज बोला गया किसमें? केरला, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये ध्यान रख सकते हो। तो ये सारे केस किसके? ये सारे केस किसके? सेपरेशन ऑफ पावर के। तो आपको करना क्या है? ये सारे केस को लिखना है खुद से, स्टॉप करो, लिखो, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव
कोऑपरेटिव। एसआर बॉम्बे केस, ठीक है, ये बोलता है गाइडलाइन टू बी फॉलो बिफोर द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। इतना ही ध्यान पे रखना है, बाकी पीडीएफ पढ़ लो एक बार, ठीक है, जो भी मेंशन मैंने किया एक बार पढ़ लो। इसमें ये बोला गया है कि जब भी गाइडलाइन देना चाहिए, फॉलो होना चाहिए बिफोर प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। इन द स्टेट में प्रेसिडेंट रूल होता है कब, स्टेट मशीनरी फील हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस एलजी, एलजी हैज नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर, 6 नोटेशन। इस पे एलजी का पावर नहीं है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस, जुडिशरी चेक करेगा किसको, एग्जीक्यूटिव के पावर को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। ऑर्डिनेंस बनाया जाता है। ऑर्डिनेंस क्या बनाया जाता है, जब भी देखो जब भी आपका राज्यसभा या लोकसभा में कोई एक अब्सेंट है, ठीक है, तो कौन हो सकता है, सोचो लोकसभा नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि डिजॉल्व हो गया, इलेक्शन नहीं है, मतलब इलेक्शन होने वाला है और आप, या फिर सेशन में नहीं है, मान के चलो सेशन में नहीं है, तो ऑर्डिनेंस पावर कौन बना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगा ऑर्डिनेंस पास करने के लिए। और होता क्या है कि बार बार एक ही ऑर्डिनेंस को पास किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें आप पास नहीं करा सकते हो, किसमें, पार्लियामेंट में, तो उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करा दिया जाता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस में क्या होता है, पार्लियामेंट के थ्रू नहीं जाता, दोनों पार्लियामेंट से पास होने की जरूरत ही नहीं है। कब होगा, जब ऑर्डिनेंस रूल बनेगा, एक्ट बनेगा, तब होता है। तो इसको बहुत बार यूज किया गया, बहुत बेकार तरीके से यूज किया गया, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस में ऑर्डिनेंस का ध्यान रखता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद कूपर केस क्या बोलता है, प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मलाफाइड। मतलब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा तभी ऑर्डिनेंस पास होगा। इट्स नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इट्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंडीशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है कि आपका सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। DC वाडवा के successive reformulation ordinance with the same text without any attempt to get bill passed by the legislature would amount to violation of the constitution and the ordinance so formulated liable to be struck down। एक ही चीज को बार बार पास करना जो है ना, एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कृष्णा कुमार सिंह केस, फेलियर टू प्लेस एन ऑर्डिनेंस बिफोर द लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन अब्यूज द पावर एंड फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप पास नहीं करा पाए, ऑर्डिनेंस लॉ कब बनेगा, जब पार्लियामेंट सेशन में आएगा, आपने पास नहीं करा पाया, इसका क्या मतलब है, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये चीज मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है। आइडा कोलियो केस यहां भी मेंशन है। ऑल लॉज सील्ड बाय द 9th शेड्यूल आर सब्जेक्ट टू द टेस्ट ऑफ 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू का है, बता दिया। 2G स्पेक्ट्रम भी इसी से रिलेटेड है। डेफिनेटली आपको जो भी मैंने बताया ये आपको हेल्प करेगा। ट्रांसपेरेंसी नीचे में था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेरे बनाए हुए नोट्स है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली एक बार गो थ्रू हो जाओ, आपको एक कुछ ना कुछ इसमें जरूर हेल्प करेगा, एक भी क्वेश्चन हेल्प करेगा, तो ये डेफिनेटली मेरे लिए ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू एवरीवन।